नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए, मोरल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो मेनली दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं जो हमें पढ़नी है। वो है पियाजे की थ्योरी और वो है दूसरी कोहलबर्ग की थ्योरी। तो पियाजे की थ्योरी तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी को डिटेल में समझेंगे। वीडियो की शुरुआत में हम जानेंगे कि भाई मोरलिटी क्या होती है या मोरल डेवलपमेंट से हमारा क्या अभिप्राय होता है। फिर हम समझेंगे मोरल डायलेमा क्या है। इसके अलावा मोरल रीजनिंग, एक हेन्स डायलेमा हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कि खुद लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही दिया था। उसके बाद हम उनकी जो मेन थ्योरी है उस पर आएंगे कि भाई लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में क्या क्या बातें बताई थी, कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन से लेवल बताए थे। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हर साल इससे पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मोरालिटी क्या होती है। मोरालिटी अक्सर आपने सुना होगा ना, आप और हम बात करते रहते हैं अक्सर कि भाई इसके द्वारा किया गया व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, बिल्कुल भी मोरल नहीं है या इमोरल है। इस तरह के शब्द हमने अक्सर सुने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोरल होने का क्या मतलब है। तो देखिए, मोरल होने का मतलब होता है कि जब हमारे व्यवहार, हमारा एक्शन, हम जो काम कर रहे हैं, जब वो समाज द्वारा बनाए गए मूल्यों, नियमों के अनुरूप होते हैं, तो इसका मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो मोरल है। लेकिन अगर हम उसके अगेंस्ट जाके करते हैं तो इसका मतलब हम इमोरल एक्ट कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, जैसे कि हेल्पिंग अदर्स, लविंग एनिमल्स, सेविंग इन्वायरमेंट एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं बीइंग ऑनेस्ट। ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और हम में से कई लोग एज अ इंडिविजुअल भी इस वैल्यू को मानते हैं। ठीक है, तो कई बार सोसाइटी द्वारा बनाई गई वैल्यूज़ हमारे अंदर इस प्रकार से गढ़ दी जाती है कि कई बार वो हमारी खुद की पर्सनल वैल्यूज़ भी बन जाती है। और जब हम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग या सोसाइटी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कोई काम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा भी उस चीज़ को नहीं मानती, साथ के साथ सोसाइटी तो उसको एक्सेप्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जिनके अनुरूप अगर कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, कुछ ऐसे नॉर्म्स, रूल्स जो सोसाइटी ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब वो मोरल एक्ट है। इसको एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए कि अगर एक व्यक्ति किसी इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी भूखे व्यक्ति को खाना दे रहा है, तो जनरली क्या होता है, सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि गरीब आदमी किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना एक मोरल एक्ट है ना, एक वैल्यू सिस्टम भी है हमारा। हम एज अ इंडिविजुअल भी हम इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ भाई किसी को खाना खिलाना अच्छा कार्य है, तो ये एक मोरल एक्ट कहलाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जनरल मीनिंग मैंने आपको मोरलिटी का बता दिया। अब वापस आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे जो कि हम पढ़ रहे हैं मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। मोरल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा, फॉर एग्जाम्पल ये चाइल्ड है, अगर कोई बच्चा अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप कर ले कि क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पहचान करके वो व्यवहार करना सीख जाए, तो इसका मतलब उसका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, हम और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम अलग अलग सिचुएशन में कई बार फंस जाते हैं और हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन या हमारे द्वारा किया गया व्यवहार कई बार वो मोरल होता है, कई बार वो इमोरल होता है। डिपेंड करता है कि हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, हमारे अंदर की जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो वैल्यू सिस्टम है वो कैसी है, उनके आधार पर हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, सही गलत में हम अंतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये मोरल डेवलपमेंट का पार्ट होता है कि जब बच्चे में ऐसी कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं कि वो सही और गलत के बीच में अंतर करना सीख जाता है और उसके आधार पे डिसीजन ले पाता है, तो इसका मतलब उसका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बेसिक मतलब था मोरालिटी एंड मोरल डेवलपमेंट। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी थ्योरी की तरफ, कोहलबर्ग की थ्योरी। लेकिन उससे पहले ना कुछ शब्दों को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल हमें आगे थ्योरी में भी अभी हम देखेंगे बार बार हो रहा होगा। पहला शब्द है मोरल डायलेमा, कि भाई मोरल डायलेमा क्या होता है। अब मोरल डायलेमा को हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, आपके और हमारे साथ कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम और आप ना डिसीज़न नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार हम जो भी डिसीज़न लेंगे उसमें या तो हम नैतिक होंगे या अनैतिक होंगे ज़रूर। ठीक है, मतलब हमारे सामने ऐसे दो रास्ते होते हैं कि हम फंस जाते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर आपने
थ्री इडियट मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन है जिसमें कि आमिर खान और उसके जो दोस्त होता है आर माधवन, वो दोनों बैठ के जब फरहान के यहाँ खाना खा रहे होते हैं, तो जो वहाँ का सीन होता है उसमें क्या होता है, उसकी मदर रो रही होती है, एक तरफ उसका दोस्त वो गुस्सा होकर चला जाता है, तो उनका डायलॉग है ना कि बड़ी दुविधा थी कि माँ को चुप कराएं या दोस्त को संभालें, तो चलो छोड़ो यार, मटर पनीर पे फोकस करते हैं। तो मतलब एक मजाक के रूप में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो डायलेमा थी, ठीक है। डायलेमा हमारे और आपके जीवन में भी आती है ना, कई बार हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम क्या करें, क्योंकि अगर हम एक डिसीजन लेते हैं, मान के चलिए दो लोग हैं और उन दोनों लोगों के बीच आप फंस गए हैं, अब आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उससे दूसरा नाराज़ हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जब हम डायलेमा में फंस जाते हैं। और मोरल डायलेमा मतलब जब हमारी वैल्यू सिस्टम की बात आती है कि कई बार कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो हमारी वैल्यूज़ कहती हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम वो नहीं करते हैं तो उससे बाकी लोगों का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं मोरल डायलेमा के। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए कि मान के चलिए आप अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम वाले दिन ही मान के चलिए एक एक्सीडेंट हो जाता है आपके सामने। अब उस व्यक्ति की हालत ये है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं पहुंचाया गया तो उसकी मौत हो सकती है। अब आप वहाँ पे हैं सिर्फ अकेले, जो आप उसकी मदद कर सकते हैं और कोई है भी नहीं। ये आपके लिए मोरल डायलेमा हो गया है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका लास्ट अटैम्प्ट है, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, वो आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन साथ के साथ उस व्यक्ति की मदद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम कहता है कि भाई ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए और वो तो बहुत ज़्यादा नीडी है भाई, उसकी लाइफ की बात है। तो ये एक मोरल डायलेमा की सिचुएशन है कि आप क्या करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी भी जब मोरल डायलेमा में फंसते हैं तो क्या सही है क्या गलत है ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये डिपेंड करता है कि भाई उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, या कई बार ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इंटेंशन होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो हमारे डिसीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कैसा था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि हमारा जो डिसीज़न हमने लिया था वो सही है या गलत है। खैर, उन पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मोरल डायलेमा को आई होप आप समझ गए होंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, मोरल रीजनिंग। काफ़ी मिलता जुलता है मोरल डायलेमा से, लेकिन इसमें फ़र्क होता है। मोरल डायलेमा तो आप समझ गए कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना है, और वो डिसीज़न कुछ इस तरीके से लेना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो दाव पे लगे हुए हैं, और जो कुछ आपकी एस्पिरेशंस हैं वो भी दाव पे लगे हैं, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब इस केस में क्या होता है कि आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि डिसीजन तो आपको लेना है ना, आप चुप तो रह नहीं सकते, शांति से तो बैठ नहीं सकते, बिना डिसीजन लिए तो आप रह नहीं सकते, डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। वापस से वही एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस केस में जो मैंने भी एग्जांपल दिया जस्ट, उस केस में आपको कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है। या तो आप उस व्यक्ति की मदद करेंगे या फिर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, कोई एक डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो डिसीजंस आप किन लॉजिक्स के बेस पे लेंगे, किन वैल्यूज़ के बेस पे लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मोरल रीजनिंग। यानी कि एक तरीके का थिंकिंग प्रोसेस है। जब भी हम किसी डायलेमा में फंसते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, अलग अलग एस्पेक्ट्स देखते हैं, तो ये कहलाता है मोरल रीजनिंग, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी मेन थ्योरी पर ही आते हैं अब सीधा, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने समझ लिए। देखिए, कोहलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी थी ना मोरल डेवलपमेंट की, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते थे, जनरली बच्चों के सामने ना डायलेमा रखते थे। जो भी हमने मोरल डायलेमा देखा ना, सेम उस तरीके का मोरल डायलेमास रखते थे। वो स्टोरी के थ्रू ही रखते थे, जनरली बच्चों को सिचुएशन दे देते थे और फिर बच्चों से कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए जाते थे, और बच्चों का जो मोरल रीजनिंग है, मोरल रीजनिंग मतलब बच्चे जो जवाब दे रहे हैं एक तरीके से वो बच्चे की मोरल रीजनिंग ही हो गई। तो बच्चा जो मोरल रीजनिंग कर रहा है उसके बेसिस पे वो जज करते थे कि भाई ये बच्चे की किस प्रकार की मोरालिटी है और वो किस स्टेज में आएगा। तो इस प्रकार से हेन्स ने बहुत सारे कोहलबर्ग ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसी में से जो बहुत सारी उन्होंने स्टोरीज बताई थी, जो डायलेमास बच्चों को दिए थे, उसी में से एक इम्पॉर्टेंट डायलेमा था हेन्स डायलेमा। हेन्स मतलब एक यूरोप में रहने वाला एक व्यक्ति है हेन्स, उसकी वाइफ जो है वो बहुत बीमार है। अब उसकी वाइफ जो है वो किसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज कहीं नहीं है, लेकिन हाँ एक दुकानदार है जो एक खास तरह का ड्रग बनाता है, ठीक है, एक खास तरह का ड्रग वो बनाता है, और उस ड्रग से क्या है उसकी वाइफ की जान बच सकती है। अब क्योंकि वो ड्रग उस दुकानदार के पास है, उसके पास पेटेंट है, वो क्या करता है कि उस ड्रग को बहुत ही ज़्यादा कीमत पे बेचता है। मतलब अगर उसकी कीमत 400 रुपये है तो वो उसको सीधा $4000 में बेच रहा है। मतलब अगर $400 है तो क्या कर रहा है, उसको $4000 में बेच रहा है। मतलब इतना ज़्यादा
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि वो क्या कर रहा है, वो फ़ायदा उठा रहा है सिचुएशन का। अब हेन्स को क्या है, हेन्स को तो दवाई की ज़रूरत है, तो वो कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे दवाई को अरेंज करे। तो उसके लिए वो पैसे इकट्ठे करता है, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे पैसे मांगता है। इतना कुछ करने के बाद भी वो हार्डली $2000 के आसपास इकट्ठे कर पाता है। अब दिक्कत यह है कि बाकी $2000 वो कहाँ से लाए। वो दुकानदार के पास जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, मेरी पत्नी जो है उसका जीवन खतरे में है और जो ड्रग आप बेच रहे हैं उसी से उसकी जान बच सकती है। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि आप अभी ये पैसे रख लीजिए, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूँगा, या आप मेरी सिचुएशन को समझते हुए मुझ पर दया कीजिए, इसकी दवाई की कीमत कम कर दीजिए, कुछ तो कीजिए। लेकिन वो दुकानदार साफ मना कर देता है, कहता है नहीं, आपको अगर दवाई लेनी है तो $4000 देने पड़ेंगे। अब हेन्स जो होता है वो बेचारा सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो वो एक दिन क्या होता है कि रात के समय जाता है दुकान में और चोरी करके उस दवाई को ले आता है। अब यहाँ पे जो ये कहानी है, ये एक तरीके की बच्चों के सामने सिचुएशन रख दी जाती है और बच्चों से पूछा जाता है कि बताओ बेटा कि हेन्स ने जो किया वो कितना सही था, मोरली कितना सही था, मतलब उसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो हर एक बच्चों ने, जो अलग अलग एज के बच्चे थे, उन्होंने अलग अलग जवाब दिए। कुछ ने कहा कि नहीं सही किया, उसको अपनी पत्नी की जान बचानी थी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ने कहा नहीं गलत किया, चोरी करना गलत बात है, अगर वो ऐसा करेगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो सबके अपने अपने अलग अलग जवाब थे, अलग अलग रीजनिंग थी, जिसके बेस पे कोहलबर्ग ने बाद में उनको कैटेगराइज किया अलग अलग स्टेजेस में और बताया कि किस प्रकार से मोरल डेवलपमेंट बच्चों का होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ जाते हैं। मोरल डेवलपमेंट, देखिए इसमें एक चीज़ समझ लीजिएगा कि बेसिकली जो ये थ्योरी है इसमें 3 लेवल हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और टोटल 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 3 तो इसके क्या है, लेवल हैं, और स्टेजेस अगर पूछे जाएंगे तो 6 स्टेजेस आपको बताने हैं। कौन कौन से हैं अभी हम देख लेते हैं। देखिए पहला लेवल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 साल। दूसरा लेवल जो आपको दिख रहा है कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 साल। और तीसरा लेवल जो आपको दिख रहा है पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि 13+ के बाद की एज। इसके साथ साथ हर एक लेवल में आपको यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ना, ये स्टेजेस हैं। जैसे पहले लेवल में 2 स्टेजेस हैं, उसके बाद भी 2 हैं, फिर इसी प्रकार से लास्ट 3rd लेवल में भी 2 स्टेजेस हैं, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं। जो कोहलबर्ग था उनका कहना था कि बच्चों में इसी ऑर्डर में मोरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा आखिरी लेवल तक पहुंच पाए। ये सबके लिए ज़रूरी नहीं होता कि ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति लास्ट स्टेज तक पहुंचेगा। जो लास्ट स्टेज आपको दिख रहा है ना, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच पाए। चलिए अब हम आगे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल की। प्री कन्वेंशनल लेवल में जो पहला स्टेज है उसको हम समझेंगे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब एक चीज़ समझ लीजिए पहले कि प्री कन्वेंशनल की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बच्चा छोटा होता है, 4 से 10 साल का बच्चा, एज ही क्या होती है उसकी, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी 4 से 10 साल का बच्चा होता है, तो 4 से 10 साल के बच्चे की एज तो होती नहीं है ज़्यादा। उसको सोसाइटी के बारे में थोड़ी पता होता है कि सोसाइटी में क्या नियम, क्या कानून होते हैं, उसको नहीं पता। लेकिन हाँ, हम एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं ना कि बेटा क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पे बच्चे के लिए मोरालिटी सिर्फ वही है जो आप और हम बच्चे को बताएंगे। बच्चे को ये पहले से कुछ नहीं पता कि क्या उसके लिए मोरल एक्ट है, क्या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि अगर किसी बच्चे को चॉकलेट पसंद है और वो देख लेता है कि भाई किसी दूसरे बच्चे के पास चॉकलेट है और उसको छीन के खा लेता है, ये इमोरल एक्ट है, लेकिन बच्चे को थोड़ी पता है। लेकिन हम जब बच्चे को समझाएंगे कि बेटा ये इमोरल है, तभी बच्चा समझ पाएगा। तो कहने का मतलब ये प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे को नहीं पता क्या मोरल है, क्या इमोरल है। हम बच्चे को जो बताएंगे बच्चा वही मोरल एक्ट समझेगा। इसीलिए इस स्टेज में बच्चा क्या होता है कि जनरली ओबीडियंस ओरिएंटेशन में आता है या फिर पनिशमेंट में आता है। ओबीडियंस ओरिएंटेशन तो ये होगा कि हमने बच्चे को जो बताया कि बेटा ये सही तरीका है, ये सही व्यवहार है, ऐसे करो, बच्चा एज इट इज़ उसको करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को पनिशमेंट देकर भी डराते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, या तुम्हें घूमने नहीं ले जाएंगे, या हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं पिटाई कर देंगे। तो ये क्या है, ये पनिशमेंट है। बच्चों को पनिशमेंट भी दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन होता है। बच्चा अगर कोई मोरल एक्ट कर रहा है
तो या तो ओबीडियंस की वजह से कर रहा है या पनिशमेंट की वजह से। ओबीडियंस की वजह से तब करेगा जब पेरेंट्स टीचर्स को समझाएंगे कि इसको ऐसे करना चाहिए तो बच्चा करेगा, लेकिन कई बार पनिशमेंट के डर से भी बच्चा उस एक्ट को करता है। उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, पिटाई होगी मेरी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे देखिए बड़ी अजीब किस्म की बच्चों में मोरालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये तो खैर कुछ बड़े लोगों में भी होती है कई बार। इस मोरालिटी को आप ऐसे भी समझते हैं, टिट फॉर टैट वाली मोरालिटी होती है। टिट फॉर टैट वाली मोरालिटी मतलब जैसे को तैसा। अगर तूने मेरे साथ बुरा किया मैं तेरे साथ बुरा कर दूंगा, तूने मेरे साथ अच्छा किया मैं तेरे साथ अच्छा करूँगा। इस प्रिंसिपल पे काम करती है मोरालिटी। एग्जाम्पल समझिए कि स्कूल में मान के चलिए क्लासरूम में एक बच्चे की पेंसिल किसी ने तोड़ दी, किसी दूसरे बच्चे ने उसकी पेंसिल तोड़ दी। अब वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक वो उसकी पेंसिल ना तोड़ दे, क्योंकि उसको लगेगा कि पेंसिल तोड़ने के बाद बदला पूरा हो गया और ये मेरे द्वारा किया गया एक्ट एक मोरल एक्ट है, क्योंकि जब तक मैं उसकी पेंसिल नहीं तोड़ूंगा बदला पूरा नहीं होगा। ऐसा ही नहीं, कई बार हमें बच्चों में आपस में कोऑपरेशन देखने को भी मिलता है कि बच्चे आपस में कोऑपरेट भी करते हैं। कैसे? बच्चे आपस में हो सकता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें कि बेटा कि दोस्त देख तू मेरा ये होमवर्क कर दे, मैं बदले में तेरा ये काम कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आपस अंडरस्टैंडिंग भी बच्चे में यहाँ देखने को मिलती है। तो ये एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन की। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में समझ जाइए बच्चे की एज 10 से 13 साल होती है। बच्चे में काफ़ी समझ हो जाती है सोसाइटी और सोशल नॉर्म्स को लेकर के। वो समझ पाता है कि किन व्यवहार की वजह से मुझे सोसाइटी, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर अप्रिशिएट करेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे, और किन व्यवहारों की वजह से मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। इसीलिए इस लेवल में जो पहला वैसे तो इसका पहला है, लेकिन ये तीसरा स्टेज हो गया एक तरीके से, क्योंकि 2 स्टेज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तीसरा स्टेज है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा गुड बॉय या नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में आता है। इसका मतलब ये है क्योंकि बच्चे को पता है कि भाई अगर मैं अच्छा व्यवहार करूँगा तो मेरे को अप्रिशिएट किया जाएगा, तो बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है। वो अच्छा कैसे ही बन सकता है? हो सकता है अपने बड़ों की सारी बात मान के अच्छा बने, ठीक है, या एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर ला करके, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स होते हैं ना, दबाव बनाते हैं बच्चे पे कि तुम्हें फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है ना। आसपास की जो सोसाइटी होती है वो भी कहती है कि बेटा फर्स्ट आओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से पढ़ो। तो बच्चे को लगता है कि शायद मैं अगर अपना होमवर्क डेली कर रहा हूँ तो टीचर मुझे अप्रिशिएट कर रही है, घर में पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करता हूँ तब भी मुझे अप्रिशिएट किया जाता है। तो बच्चा इस प्रकार के व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन ये कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा ना सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़ को लेकर के थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसको ये लगता है कि भाई समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं वो एज इट इज़ हैं और हमेशा रहेंगे, इनको बदला नहीं जा सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा, और हमें बस क्या करना है, फॉलो द रूल्स, हमें बस रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, समाज ने जो कहा है, जो नियम है उसको मानो, उसको चेंज मत करो, यही उसके लिए मोरल एक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर रेड लाइट है तो बच्चा समझता है कि भाई रेड लाइट पर हमें हर हालत में रुकना ही चाहिए, वो हमारे लिए क्या एक मोरल एक्ट है, क्योंकि ये नियम कानून बनाए गए। वैसे रेड लाइट पर रुकना तो वैसे सच में भी एक अच्छी मतलब नियम है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन बच्चा इसको क्या कहता है कि भाई रेड लाइट पे रुकना ही क्या है कि एक तरीके से मोरल एक्ट है, वो ऐसा मानता है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार और भी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई सोसाइटी ने अगर कोई नियम कानून बनाए हैं तो सही है, उसको मानेगा। ठीक है, चाहे वो उसको किसी सिचुएशन में उसको बेशक थोड़ी सी हानि उठानी पड़े, लेकिन फिर भी वो उसको लगता है कि भाई ऐसा करना है तो करना है, क्योंकि ये सोसाइटी द्वारा बनाए गए नियम कानून है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, 13 साल से ऊपर की जो उम्र होती है, एडोलेसेंस एज होती है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, बल्कि बच्चे का मेंटल लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, कई तरह की थिंकिंग प्रोसेस बच्चे में डेवलप होती है। अब बच्चा धीरे धीरे अपने व्यवहारों को भी समझने की कोशिश करता है, सोसाइटी के नियमों को समझने की कोशिश करता है, और इसी दौरान वो आ जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगता है कि समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा सही नहीं है। परिस्थिति बदलने पर, सिचुएशन बदलने पर कई बार वो नियम गलत हो जाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उस नियमों को बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि किसी तरह का कानून अगर सरकार लाती है सबके लिए, हो सकता है उसको मेजोरिटी लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन अगर उसकी वजह से किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो गलत है, उसको बदलना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चा सोचता है कि नहीं, समाज में बनाए गए नियम कानून हमेशा सही नहीं होते, मतलब हो सकता है सिचुएशन के अनुसार वो परिवर्तनशील हो, अगर ऐसा है तो उसको बदला जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी लीजिए कि यही रेड लाइट वाला एग्जाम्पल ले लीजिए कि रेड लाइट है, बच्चा देख रहा है कि भाई रेड लाइट है तो हमें रुकना चाहिए, लेकिन अगर मान के चलिए उसी रेड लाइट पर थोड़ी दूर पे कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और बच्चे देखता है कि भाई उसकी हमें मदद करनी चाहिए, तो ऐसे में क्या हमें रेड लाइट का इंतज़ार करना चाहिए या रेड लाइट छोड़ के पहले उस व्यक्ति को बचाना चाहिए? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जो कि बच्चा मानता है कि नहीं, अगर समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदले जा सकते हैं। तो यह है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब इसका मतलब ये होता है कि बच्चा समझता है कि बच्चा या व्यक्ति ये समझते हैं कि कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे समाज द्वारा बनाए गए हों या उसके इंडिविजुअल वैल्यूज़ हों, वो सोचता है कि ये सुप्रीम है और इसको लेकर के वो अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस भी देने को तैयार होता है, मतलब उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं और कई बार वो इतने ईमानदार होते हैं कि अपनी ईमानदारी के लिए कुछ भी करेंगे, कई बार उनको अपना पर्सनल लॉस भी करना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गांधी जी के लिए जो अहिंसा है ना, सत्य है, वो सुप्रीम वैल्यूज़ हैं और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए, वो जेल भी गए, लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई। इसी प्रकार से भगत सिंह, तो भगत सिंह के भी अपने कुछ वैल्यूज़ थे, अंग्रेज़ों को लेकर के उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, तो क्या है, ये उनके अपने वैल्यूज़ थे और अपने वैल्यूज़ पर वो इतने कायम थे कि उन्होंने इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, नियम होते हैं जिनको कई बार लोग इतना सुप्रीम मानते हैं कि उसके लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो इसका मतलब वो व्यक्ति या बच्चा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में है। तो ये कुछ स्टेजेस थे जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं। 3 कन्वेंशनल 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस हमने डिटेल में डिस्कस किए। मोरल डायलेमास, मोरल रीजनिंग मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर समझ में आया होगा। किसी तरह कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो दीजिए। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।